गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, जो कि हमारा पहला चैप्टर था। और आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ठीक है। तो हम ये आज बात करेंगे कि किस तरीके से समाजवाद की विचारधारा का उद्भव होता है यूरोप में, और ये इसके प्रभाव से रूसी क्रांति किस तरीके से होती है और क्यों होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, समाजवाद के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समाजवाद क्या होता है। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें धन संपत्ति का जो स्वामित्व होता है वो और वितरण होता है वो समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं, ठीक है। और आर्थिक, सामाजिक और जो वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद जो होता है वो निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। समाजवाद जो है निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का क्या करता है, विरोध करता है। और समाजवाद के जो जनक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। जनक कौन है समाजवाद का, तो ये एक फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, कार्ल मार्क्स हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिक परिवर्तन का युग, ये हमारा सब टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से समाज का परिवर्तन स्टार्ट होता है, सामाजिक परिवर्तन स्टार्ट होता है और समाजवाद की विचारधारा का जन्म होता है। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद में यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में तो पढ़ा ही है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की संभावनाओं का क्या किया, सूत्रपात किया। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का जो समाज था वो मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। किस तरीके से बटा था, तो स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था 18वीं सदी से पहले का। स्टेट्स में क्या था कि 3 स्टेट्स में डिवाइड था, और फर्स्ट स्टेज में चर्च के लोग थे, सेकंड में क्या था, सेकंड स्टेट्स में कुलीन वर्ग था, और थर्ड वर्ग में क्या था, थर्ड स्टेट्स में क्या था, थर्ड में ये था कि जो बिजनेसमैन थे, वकील थे, किसान थे, मजदूर थे, ये सारे लोग थर्ड स्टेट्स में आ जाते थे। तो जो समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता का जो नियंत्रण था ना, वो कुलीन वर्ग और चर्च के हाथों में था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा भी है। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। तो राजा राम मोहन के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी फ्रांसीसी क्रांति वाले चैप्टर में लास्ट में देखी थी, और यहाँ भी हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, उल्लेख किया गया है। यानी कि इन लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को क्या किया, उल्लेख किया, बताया कि किस तरीके से ये हमारे लिए उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को और एक नया रूप प्रदान करने का योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। यानी कि सभी लोग का मतलब ये है कि कुछ लोग ये चाहते थे कि ये जो समाज का परिवर्तन है ये अचानक से ना हो, ये धीरे धीरे हो, ठीक है। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी भी थे, या आमूल परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल भी थे। तो समाधानों के पक्ष में थे कुछ लोग, ठीक है। और ये उदारवादी जो थे और रूढ़िवादी थे, ये आमूल, ये इनके सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, समाजवाद को लेकर। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, ठीक है। यानी कि जो रूढ़िवादी है, उदारवादी है और आमूल परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल, इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थीं। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और हर परिवेश में एक ही नहीं होता था, यानी कि भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है।
फिर इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का भी अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला है। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना यानी कि जो कि रूसी क्रांति होती है उस घटना पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया और रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो पहले बात की गई है उदारवादियों के बारे में। तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का भी था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, यानी कि समभाव की मतलब जो है समभाव होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और उनको बराबर का जो है जगह मिलनी चाहिए समाज में। तो इस तरीके से ये उदारवादी थी। उदारवादी की ये डेफिनेशन एक तरीके से आप मान सकते हैं। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः क्या होता था कि किसी एक धर्म विशेष को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ठीक है, और उदारवादी समूह जो था वो वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे, यानी कि वे राजतंत्र के विरोधी थे, क्योंकि राजतंत्र में अक्सर यही होता था कि जो राजा होते थे वो निरंकुश हो जाते थे और जनता की जो आवश्यकताएं थे उनको अनदेखा कर देते थे। तो इससे क्या होता था कि इससे जो अमीर और गरीब की जो खाई थी वो दिन ब दिन चौड़ी होती जाती थी। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर भी थे। ठीक है, उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। मतलब वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे कि जनता के द्वारा उसको चुना जाए, ठीक है, निर्वाचित किया जाए, जो निर्वाचित भी हो और क्या होनी चाहिए, और ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो उदारवादी समूह था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित की गई हो। ठीक है, और यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ठीक है, यानी कि ये उदारवादी लोग जो थे वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो निर्वाचित हो और निर्वाचित सरकार के पक्ष में था और सरकार जो अफसर थे, वहाँ के ऑफिसर्स थे और शासक थे, उनके प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए और जो न्यायपालिका हो वो सुप्रशिक्षित न्यायपालिका होनी चाहिए, उसके द्वारा स्थापित हो कानून। ठीक है, लेकिन वो लोग क्या थे, ये सब उनके अंदर ये सब कॉन्सेप्ट तो थे, वो लोग चाहते थे ऐसा, बट वो लोकतंत्रवादी नहीं थे। ठीक है, तो उदारवादी क्या नहीं थे, लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। जैसा कि हमने फ्रांसीसी क्रांति में देखा है कि जो फर्स्ट टाइम जब चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो लोग 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हैं उन्हीं को उनको अधिकार मिलता है, वोट का अधिकार मिलता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला। बाद में धीरे धीरे ऐसे ही क्रांति चलती रही और सुधार होते रहे। और इसके विपरीत जो रेडिकल समूह था, तो अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया, तो अभी तक हमने उदारवादियों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे रेडिकल
समूह के बारे में। तो रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। ठीक है, यानी कि और समाजवाद में क्या है कि जो समाजवादी वाद में है कि निजी संपत्ति के विरुद्ध होते थे लोग, लेकिन ये इनकी क्वालिटी थी कि वो निजी संपत्ति के विरोध में नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध ज़रूर करते थे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि उदारवादी और जो रेडिकल समूह है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूढ़िवादियों के बारे में। जो रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ कि वो भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। तो इन तीनों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है और इसके डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना होगा कि कौन क्या चाहता था और किस तरीके से किसकी विचारधाराएं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसके अंतर बताएं। ठीक है, फिर क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यान्वयन की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। यहाँ पे हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी कि पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया जाता है। तो मताधिकार आंदोलन क्या होता है, तो ये वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हो जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। ठीक है, जब महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। उस टाइम पे क्या था कि सभी जो उद्योग थे वो व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और इसीलिए शायद वो क्या करते थे कि व्यक्तिगत जो संपत्ति थी उसका विरोध नहीं करते थे और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है।
ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी क्या मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। ये बात भी ये लोग सोचते थे, उदारवादी और रेडिकल समूह के लोग, ठीक है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोल बंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे कि जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे, ठीक है। मेज़िनी की रचनाओं को सभी लोग पढ़ते थे उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है यूरोप में समाजवाद का आना, यानी कि किस तरीके से यूरोप में समाजवाद का उद्भव हुआ। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, ठीक है। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। वो चाहते थे, यानी कि उनका कहना था कि संपत्ति की जो निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है, और वे ऐसा क्यों मानते थे। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है, वह उनके बारे में नहीं सोचता। और सही भी बात है, जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, यानी कि मजदूर वर्ग के लिए, वर्कर वर्ग के लिए वो लोग नहीं सोचते थे। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी व्यक्ति, यानी कि किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि भाई कोई समाज जो है वो बिना संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना, जो कि अमेरिका में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जाने माने उद्योगपति थे, कौन थे वो, तो ये थे रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियाना, जो कि अमेरिका में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह का समुदाय की रचना करने का प्रयास किया। और कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक ने क्या किया,
तो फ्रांस में लुई ब्लांक ये चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। ठीक है, तो फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि जो पूंजीवादी उद्यम है उसकी जगह पे क्या हो, उसकी जगह पे सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ठीक है, तो कुछ लोग इस तरीके यानी कि कोऑपरेटिव और जो उद्यम थे उनको बढ़ावा देना चाह रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस दिशा में कई अनेक तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति जो हैं इसी तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि मजदूर जो हैं उनको क्या करना चाहिए कि जो पूंजीवाद है और जो निजी संपत्ति है उस पर आधारित जो शासन है उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी कि सामाजिक नियंत्रण हो और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। ठीक है, तो साम्यवादी समाज का नाम किसने दिया, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। ठीक है, उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो आज हम यहाँ तक हमने चर्चा की और इसके बाद हम समाजवाद के लिए समर्थन, इसके बारे में हम कल बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।